बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय में प्रथम अध्याय जो कि वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर्स जिन्हें हम कहते हैं उसके बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं कक्षा 10वीं के गणित विषय में पहली यूनिट यानी पहली इकाई का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस इकाई में कुल 7 अंकों के प्रश्न आने हैं। इन 7 अंकों का विवरण है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 1, 2 अंकों के प्रश्नों की संख्या 1, 4 अंकों के प्रश्नों की संख्या 1। इस तरह से कुल 7 अंकों के प्रश्न आएंगे। ये अध्याय वास्तविक संख्याओं का इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें आपको उन्हीं बिंदुओं का गणित के उन्हीं प्रतिबंधों का अध्ययन करना है जो कि आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जो कि 8वीं और 9वीं कक्षा में आपको बताया गया होगा। अब 8वीं और 9वीं कक्षा में आपको क्या बताया गया होगा, थोड़ा सा मुझे आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। संख्याएं किसे कहते हैं? संख्याएं जिनके बारे में आपको शुरू से, जब से आप विद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं तब से ज्ञान है। संख्याएं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं 1, 2, 3, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं। हम आमतौर पे इन्हीं को संख्याएं कहते हैं। अब संख्याओं का ज्ञान आपको है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन संख्याओं में धनात्मक कौन सी है, ऋणात्मक कौन सी है, सम कौन सी है, विषम कौन सी है। तो इन्हीं सब का अध्ययन करने के लिए हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं को आपको बताएं। आप इस तरफ देखिए, जो संख्याएं आपने अभी तक पढ़ी हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से, उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। ये देखिए, संख्याएं कौन कौन से प्रकार की होती हैं ये बताओ। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स कहते हैं जिन्हें हम, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर नंबर्स, परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स, सम संख्याएं इवन नंबर, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स। इन संख्याओं के बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। 1 जोड़ने पर अगला अंक आता है, उसमें और 1 जोड़ा जाए तो उसके आगे का अंक आता है। और इस तरह से हम प्राकृतिक संख्याओं को 1, 2, 3, 4 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जो कि आगे अनंत तक जाता है। ये चिन्ह अनंत का है, जिसे हम इंफिनिटी भी कहते हैं। इसका मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आता होगा कि शून्य भी किसी न किसी संख्या का भाग है। तो वे संख्याएं जिनमें शून्य शामिल होता है वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्या, इन्हें हम W से व्यक्त करते हैं क्योंकि ये होल नंबर्स होते हैं। W से व्यक्त करते हैं इन संख्याओं में शून्य शामिल होता है। अनिवार्य रूप से शून्य के कारण ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं।
ये बिल्कुल वैसे ही एक जोड़ने पर उसका अगला अंक, फिर एक जोड़ने पर उसका अगला अंक आता है, और इस तरह ये भी अनंत तक प्रदर्शित की जा सकती हैं। अगली संख्याएं जिनके बारे में आपको मैं बता रहा हूं पूर्णांक संख्या, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं में एक से हमने प्रारंभ किया था, पूर्ण संख्याओं को हमने शून्य से प्रारंभ किया। अब इन संख्याओं में सामने किसी प्रकार का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये सभी कैसी संख्याएं हुई? धनात्मक संख्याएं। तब आपके मन में प्रश्न आएगा कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो वे संख्याएं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, शून्य तो शामिल होते ही है, लेकिन वे संख्याएं जिनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं, वे पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। ये शून्य से प्रारंभ हुई, धन ऋण 1, धन ऋण 2, धन ऋण 3 से लेकर, हो सकता है कि आपको थोड़ा विस्तार से समझ में ना आए, तो इसको मैं एक और तरीके से लिखकर आपको बताता हूं। ये शून्य है। हम यदि इस ओर चलते हैं तो ये दाहिनी ओर है। दाहिनी ओर की जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं धनात्मक संख्याएं होंगी। और शून्य के बाईं ओर हम चलेंगे तो बाईं ओर की जितनी भी संख्याएं होंगी वो सभी ऋणात्मक संख्याएं होंगी। ये देखिए, शून्य के बाद 1, 2, 3, 4, इस तरह से हम यहां भी अनंत तक चल सकते हैं। और हम बाईं तरफ चलेंगे तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3 से लेकर अनंत तक। इसका मतलब शून्य, धन ऋण 1, धन ऋण 2, धन ऋण 3 के साथ हम इसे व्यक्त करते हैं पूर्ण संख्याओं को, किंतु हम इस तरह से इसका और विस्तार करें तो शून्य के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं और शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ये 3 संख्याओं के बारे में हो गया। अब हम देखते हैं इन्हीं में सम और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। सम संख्याओं के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान आपको पूर्व से है। सम संख्याएं, सम संख्याओं को हम ई से प्रदर्शित करेंगे। 2 से प्रारंभ होती हैं सम संख्याओं का पहला अंक 2 है। इसमें यदि हम 2 जोड़े तो इसके आगे का अंक आता है 4। इसमें 2 जोड़े तो इसके आगे का अंक आता है, और इस तरह से इसका विस्तार अनंत तक होता है। यानी सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से आगे बढ़ती है। हम लेते हैं विषम संख्या। विषम संख्याओं को वो से प्रदर्शित करें। विषम संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। सम संख्याएं 2 से प्रारंभ होंगी। 2 का अंतर होता है 2 जोड़ने पर अगला अंक। विषम संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं। 2 का अंतर होता है 2 जोड़ने पर अगला अंक आता है, फिर 2 जोड़ने पर अगला अंक आता है। तो हमने अभी तक इन संख्याओं को देखा। अब थोड़ा सा हम संख्याओं में विशेष प्रकार की संख्याओं की ओर जाते हैं। हमें देखना है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्याओं का संबंध भिन्न से होता है। भिन्न का मतलब अंश और हर से होता है। वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी जिनमें अंश और हर होता है, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1/2, 3, 8, 6, 4, 10 से लेकर अनंत। अभी हमने हर प्रकार की संख्याएं लिखी हैं।
परिमेय संख्याओं के ठीक बाद हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी बात करेंगे। अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स। ध्यान से देखिएगा, दोनों को हम एक दूसरे से विश्लेषण करके अलग करेंगे। जब हम अपरिमेय संख्याओं की परिभाषा अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तब हमें परिमेय संख्याओं के बारे में समझ में आता है। अपरिमेय संख्याएं भी भिन्न होती हैं, इनमें भी अंश और हर होता है, लेकिन अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंश में हर का भाग पूरी तरह से नहीं जाए। इसका मतलब उसमें कोई ना कोई भाग देने पर संख्या कोई ना कोई बचती है, यानी वो अशांत होती है, इनकम्प्लीट होती है, अपूर्ण होती है। हमें अब परिमेय संख्याओं की तरफ फिर से देखना पड़ेगा। 1/2 है, 1 में यदि हम 2 का भाग देंगे, 0 लगा के दशमलव लगाया, नीचे 10, 10 में से 10 घटा, यहां पर हमें कोई भी राशि बची नहीं मिल रही है। अपरिमेय संख्याओं के बारे में अभी मैं बच्चों आपको बता रहा हूं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनके अंश में हर का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है। तो देखिए, हम 1 में 3 का भाग दें, भाग नहीं जाएगा, 0 लगाए, 0 लगा के दशमलव, 3 का 3 में गुणा किए, 9, 10 में से 9 घटा 1 बचा, उतारे 0, फिर 3 बार हमने गुणा किया, फिर 9 आया। इसका मतलब हर में कोई ना कोई एक ऐसी राशि है जो बचते चले, वो संख्याएं अपूर्ण होंगी। उन संख्याओं को हम किसी भी प्रकार से पूर्ण नहीं कर सकते। इस तरह की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब हमने परिमेय संख्याओं में जो संख्याएं लिखी हैं, इसमें अपरिमेय संख्याएं भी शामिल हैं। इसका मतलब परिमेय संख्याओं की थोड़ी सी परिभाषा हमको बदलना है। वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिनका हर 2, 4, 5 या 10 के गुणांकों में शामिल होता है। वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं जिनका हर 2, 5, 10 या 5 के गुणांकों में होता है। ये परिमेय संख्या नहीं होगी, बाकी ये सब परिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या कौन सी होंगी? 1/3, 2/7, 3/11, 4/17। हम इनको भी ले सकते हैं करनी 2, करनी 3, क्योंकि इन सबके मान, करनी 2 का मान 1.732, करनी 2 का मान 1.414, करनी 3 का मान 1.732। इस तरह से हम इनके पूरे मान ज्ञात नहीं कर सकते। ये संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको संख्याओं का ज्ञान इस तरह से हो गया होगा। हम एक बार थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर लेते हैं। संख्याओं के बारे में हमने देखा, प्राकृतिक संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से प्रारंभ होती हैं, पूर्णांक संख्याएं 0 से प्रारंभ तो होती हैं, किंतु इनमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। सम संख्याएं 2 से प्रारंभ होती हैं, 2 का अंतर होता है, 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। विषम संख्याएं 1 से प्रारंभ होती हैं, 2 का अंतर होता है, 2 जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्याएं भिन्न होती हैं, उनमें अंश और हर होता है, लेकिन परिमेय संख्याओं के अंश में हर का भाग पूरी तरह से चला जाता है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, इन्हें हम अपूर्ण भिन्न भी बोल सकते हैं,
जिनके अंश में हर का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। हम एक छोटे से बिंदु की तरफ और चलते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके बारे में हमने आपको सबसे शुरू में बताया था कि कक्षा 10वीं की जो पहली इकाई है, उस पहली इकाई में एक प्रश्न 2 अंक का आएगा और एक प्रश्न 4 अंक का आएगा। जो 2 अंक का प्रश्न है बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छा वो पॉइंट है जिसे कि आप प्राथमिक कक्षाओं से पढ़ना जानते हैं, जिसे मैं यहां पर लिख रहा हूं। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, इसे भी आप प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं से अच्छी तरह से परिचित हैं, जानते हैं। इसकी बहुत ही सरल परिभाषा है, बहुत छोटी सी जानकारी है, जिसे याद रखने का तरीका भी बिल्कुल सरल है। लघुत्तम समापवर्ती को हम आमतौर पर LCM कहते हैं, महत्तम समापवर्ती को हम आमतौर पर HCF कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लघुत्तम और महत्तम की बहुत ही आसान परिभाषा है, बहुत आसान, सरल। थोड़ा सा यहां ध्यान, लघुत्तम और महत्तम को यहां ध्यान दीजिए, फिर बाद में इसको हम बिल्कुल विस्तार से हम इसको पढ़ेंगे। लघुत्तम समापवर्ती यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का बिल्कुल छोटा सा याद रखने का, संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। महत्तम समापवर्ती, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। हम लघुत्तम और महत्तम को थोड़ा सा विस्तार से अलग से पढ़ते, अलग से इसीलिए पढ़ते हैं कि लघुत्तम और महत्तम को हमें जिस तरह से समझना है, देखिए लघुत्तम और महत्तम को समझने का जो छोटा सा तरीका है, जब तक हम कोई ना कोई उदाहरण नहीं लेंगे तब तक हमें लघुत्तम और महत्तम समझ में अच्छी तरह से नहीं आएगी। हम कोई ना कोई भी एक उदाहरण लेते हैं। 4, 8 और 12 का LCM और X, 4, 8 और 12। सबसे पहले हम क्या करते हैं? 4, 8 और 12 कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। 3 संख्याओं के क्या निकालना पड़ेगा? 3 संख्याओं के क्या निकालना पड़ेगा? गुणनखंड। गुणनखंड हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा 4 के गुणनखंड में यहां निकाल कर बता रहा हूं 2 गुणित 2। उसके बाद हम 8 के गुणनखंड निकालेंगे।
2 चौक 8, 2 दूनी 4। इसके बाद हम इससे और छोटे गुणनखंड इसके नहीं कर सकते। बारह के गुणनखंड 2 छंग 8, 2 दिया 6। अर्थात जो सबसे पहले हमें संख्याएं दी हुई है, हमने पहले संख्याओं की क्या निकाले? गुणक। अब इन संख्याओं के गुणनखंड निकालने के बाद हम अगली स्टेप पे आते हैं, अगले चरण पर आते हैं। इन गुणनखंडों में प्रत्येक में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है? तीनों में क्या उभयनिष्ठ मिल रहा है? 2। ये हमने अलग से लिख लिया। तो फिर देखते हैं, फिर से इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों में फिर 2 उभयनिष्ठ का है। यहां पॉइंट लगा दीजिए। इसी को हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। ये दो बार कॉमन आया। उभयनिष्ठ शब्द का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि उभयनिष्ठ यानी कॉमन क्या है। अब हम आते हैं कि लघुत्तम और महत्तम की परिभाषा बनती कैसे। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त लिखेंगे कैसे? डेफिनेशन कैसे होगी, परिभाषा कैसे? दो या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्ती वह संख्या है जो, अब ध्यान से देखिएगा, यहीं पे हम लघुत्तम या महत्तम लिखने वाले हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्ती वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर देती है। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं को विभाजित करती है। ये महत्तम समापवर्त की परिभाषा है। इसका मतलब 2 और 2 का हम यदि यहाँ गुणा करें तो आता है 4, यहां पर जाएगा 4। 4 इन तीनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या है और हमारा महत्तम समापवर्त का जो कॉन्सेप्ट है, आखिरी का जो विचार है, जो परिभाषा है, वो भी ये कह रही है कि ये इन तीनों संख्याओं को विभाजित करती है। तो वो क्या है? 4। इसका मतलब 4, 8 और 12 ये 3 संख्याओं को 4 एक ऐसी अद्वितीय संख्या है जो तीनों को पूरी तरह से विभाजित, 4 को विभाजित करेगा, 8 को करेगा, 12 को करेगा। तो ये 4 क्या हुआ? महत्तम समापवर्ती। अब हम फिर से एक बार दोहरा लेते हैं महत्तम समापवर्त की परिभाषा।
दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये महत्तम समापवर्त्य की परिभाषा है, लेकिन अभी लघुत्तम की परिभाषा हमें स्पष्ट नहीं हुई है। लघुत्तम की परिभाषा हम कैसे स्पष्ट करें? थोड़ा सा हम इन गुणनखंडों को फिर से देखते हैं। 4 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड, 12 के गुणनखंड, 2 2 2 एक बार उभयनिष्ठ है, दूसरा 2 2 2 दूसरी बार उभयनिष्ठ है। अब ऐसे भी 2 पद हैं जो बच गए हैं, वो पद है 2 और ये 3। इस 2 को हम यहां लिखेंगे, इस 3 को हम यहां लिखेंगे और इन सभी को ये गुणा है, गुणा है। हम इनका जब गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दिया 14। फिर से ध्यान से सुनिए, जो पद बाकी रह गए थे, जो उभयनिष्ठ नहीं थे, उन पदों को भी हमने यहां पर ले लिया। अब यहां पर कोई भी पद बाकी नहीं है, इनका गुणा किया, गुणा करके संख्या आई 14। अब हम लघुत्तम की परिभाषा ले रहे हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह संख्या है। लघुत्तम समापवर्त्य ध्यान से देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य में बड़ी संख्या आ रही है, महत्तम समापवर्त्य में कौन सी संख्या थी? छोटी, यानी दी गई संख्याओं का सबसे छोटा पद था, वो सभी पदों को विभाजित कर रहा था। लेकिन महत्तम में इन तीनों संख्याओं से भी बड़ा पद गुणनफल के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। महत्तम की परिभाषा, लघुत्तम की परिभाषा हम ध्यान से फिर से रिपीट करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह संख्या है, ये दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। अब हम लघुत्तम और महत्तम के कुछ और उदाहरणों को आपके सामने लेते हैं। 6, 24 और 48 का लघुत्तम और महत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। 6, 24 और 48, इनमें क्या करना पड़ेगा? 6, 24 और 48 के हमें गुणनखंड निकालने होंगे। 6 के गुणनखंड बहुत आसान है, 2 गुणे 3। 24 के गुणनखंड के लिए हम बहुत सरल विधि, जो कि प्राथमिक कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं, 2 से 24 का हम भाग करेंगे, तो 12 24, 2 से 12 का फिर हम भाग करेंगे, 2 6 12, 2 6, 2 का 2 में 3 बार गुणा, गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरह से हम 48 के गुणनखंड करेंगे, 2 से 24 गुणे 48, 2 24, 2 6 12, ये 6, 2 का 2 में 4 बार गुणा, गुणे 3। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 6 के गुणनखंड 2 गुणे 3, 2 और 3 एक एक बार है। 24, 2 का 2 में 3 बार गुणा, 3,
48, 2 का 2 में 4 बार गुणा। हमें लघुत्तम और महत्तम निकालने हैं। सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2, 2, 2 तीनों संख्याओं में कॉमन है, उसको हम यहां पर लिखेंगे। ठीक है, तीनों में हमने 2, 2 लिख दिया। यहां पर भी हम 2 को लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये दोनों में उभयनिष्ठ है। और हम देखते हैं यहां पर 3 इसमें उभयनिष्ठ है, इसमें उभयनिष्ठ है। हम यहाँ पर 3 को ले लें। अब हम थोड़ा परिभाषा को याद करते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। यानी लघुत्तम जो आने वाला है वो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित होगा। इसका मतलब 6, 24, 48 इन तीनों से वो विभाजित होने वाली संख्या को या तो 48 रहेगी या इससे बढ़ेगी। इस बात को ध्यान देना। किंतु महत्तम की परिभाषा हम यदि याद करते हैं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्ती वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं को यानी 6, 24 और 48 को पूरी तरह से विभाजित करता है। इसके बाद यहाँ पर कोई उभयनिष्ठ हम ले नहीं सकते, तो इससे बड़ी कोई संख्या होगी नहीं। अब 2 में 3 का गुणा करिए, 6 से अधिक कोई संख्या नहीं आएगी। 6 को देखिए, 6 से 6, 24 और 48 ये पूरी तरह से विभाजित हो रहे हैं। 6 का 6 में भाग 1 बार जाएगा, 6 का 24 में भाग 4 बार जाएगा, 6 का 48 में भाग 8 बार जाएगा। और ये संख्या पूरी तरह से इस 6 से विभाजित हो जाएंगी। तो इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम क्या आएगा? 6। हम लघुत्तम और महत्तम दोनों संख्याओं को निकाल रहे हैं, दोनों पदों को निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हमें महत्तम समापवर्ती प्राप्त हो। अब लघुत्तम समापवर्ती में इस चीज का ध्यान रखिए कि हमें उभयनिष्ठ तो लेना है, लेकिन कोई भी पद छूटना नहीं चाहिए। यहां पर हम ध्यान से देखते हैं, पहले पद की तो दोनों संख्याओं में से हमने उभयनिष्ठ ले लिया, खत्म हो गया, वहां कुछ बचा नहीं। दूसरे में यहां देखते हैं, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2। हम लघुत्तम में इस 2 को फिर गुणा के रूप में, क्योंकि ये 2 बार 1 से अधिक बार, इसलिए इस उभयनिष्ठ को लेते हैं। फिर से हम देखते हैं, यहां पर 2 है, यहां पर ये 2 है, 2 बार है। इसके बदले में हम फिर 1 बार 2, यानी ये उभयनिष्ठ तीनों में नहीं है, लेकिन 2 पदों में तो है। अब पूरे गुणनखंडों में ध्यान से देखिए, कुछ और छूट रहा है, वो है ये। हम इसको भी ले लेते हैं। अब ध्यान से देखना पड़ेगा कि कुछ चीज छूटी तो नहीं, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें आपको पूरे अंकों को लेने का अधिकार है। आपको पूरे अंक मिल सकते हैं, बशर्ते कि आपको ध्यान देना। 2, 2 हमने 2 बार किया, पहले 1 बार आया, 2 और 3। उसके बाद 2, 2 1 बार आया, फिर 1 बार और आया, और फिर केवल 1, 2 जो बचा था वो हमने ले लिया। अब इनका आपस में गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 किया 22। परिभाषा, बार परिभाषा में याद करें। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से
पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। इसका मतलब 48 6 से विभाजित हुआ, 24 से विभाजित हो, 24 में 48, और 48 से 48 भी पूरी तरह से विभाजित हुआ। ये इसका दूसरा उदाहरण था। एक उदाहरण और, लेते हैं। 9, 27 और 81 का एलसीएम, और हम 9 के गुणनखंड क्या करेंगे? 3 गुण 3। 27 के गुणनखंड क्या करेंगे? 3 में 27, 9। 81 के गुणनखंड क्या करेंगे? 3 में 6, 3 7 21, 3 में 27, 27 के गुणनखंड यानी 3 का 3 में 27 का 3 बार, 27 में 3 बार है, 81 में 4। फिर से बिल्कुल इसी उदाहरण की तरह हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों को हमें देखना है। सबसे पहले हम उभयनिष्ठ देखेंगे। तीनों वर्ग में क्या उभयनिष्ठ है? 3 को यहां भी हम लिखेंगे, दोबारा भी 3 है जो कि तीनों पदों में लगातार आ रहा है। अब यहां पर ना तो 3 और कोई पद बचा है और ना हम ले सकते हैं। इसका मतलब इसके पहले वाले उदाहरण में ध्यान से देखिए, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का परिभाषा में हम लगाते हैं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समाप वर्ग वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करता है। 3 का 3 में 2 बार होना है 9। 9 से देखिए 9 विभाजित होगा, 27 विभाजित होगा, 81 होगा। ये हो गया महत्तम समाप वर्ग। अब लघुत्तम में थोड़ा ध्यान ये रखना है कि हमें उभयनिष्ठ तो देखना है, मगर कोई पद छूटना नहीं चाहिए, चाहे पद कितने भी बड़े आ जाए। यहां ध्यान से देखते हैं, ये 3 3 दो बार आया, उसको हम एक बार लिखेंगे। ये 3 छूट रहा है, इसको हम लेंगे। अब फिर से एक बार हम नजर डालेंगे कि कोई पद छूटता तो नहीं है। 3 3 के पदों की 2 बार पुनरावृत्ति हुई। फिर 27 और 81 में 3 3 2 बार आया है, इसको हमने एक बार लिया। फिर ये 3 बच गया था शेष। हम लोग गुणा करते हैं, 3 3 9 27 21। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समाप वर्ग वह संख्या है जो दिए गए पदों से पूरी तरह से विभाजित होता है। 9 से 81 विभाजित होगा, 27 से 81 विभाजित होगा, और से 81 विभाजित होगा पूर्णतः पूरी तरह से। ये लघुत्तम हुआ, ये महत्तम हुआ, और इसको हमने परिभाषा के साथ उदाहरणों के आधार पर बहुत बारीकी से समझा है। हम इसके बाद अभाज्य गुणनखंडों की तरफ चलते हैं। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? कोई भी संख्याएं हमें दी हुई हैं, उनके अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि इसी इकाई का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग लघुत्तम महत्तम के रूप में, जिसे कि हमने बहुत विस्तार से आपको बताया है, वो अब आपके सामने इस पाठ्यक्रम में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए 140, हम 140 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कैसे? सबसे छोटी संख्या 2 है, 2 से भाग देंगे, फिर 2 से इसको भाग देंगे, फिर हम 5 से भाग देंगे। ठीक है,
इससे तो कोई मतलब है नहीं है। हम यहाँ ध्यान से देखते हैं, 2 का 2 में 2 बार गुणा है 5, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे, ये 140 के गुणनखंड हुए। इसको जरा हम ध्यान से देखें, थोड़ा सा और किसी रूप में लिख सकते हैं क्या? 2 बार हम ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 5 गुणे, केवल हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है, हमें केवल अभाज्य गुणनखंड बताना है कि अभाज्य गुणनखंड इस तरह से हम कर सकते हैं। उसी प्रकार से 156 के गुणनखंड करेंगे तो 2 का वर्ग गुणे 3 13। मैं गुणनखंड करके भी बता रहा हूं, 14 16, 2 से 2 6, 3 9, 2 का 2 में 2 बार गुणा, 3 13। हम इसी तरह से अन्य संख्याओं के भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। इन संख्याओं को हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे कुछ संख्याएं हमारे पास है 3825, 3 का वर्ग गुणे 5 का वर्ग गुणे 17। एक और संख्या ले सकते हैं हम 5005, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। इन संख्याओं को बताने का तात्पर्य यह है कि हम इनके ऐसे गुणनखंड ले रहे हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। इनमें किसी तरह का अन्य विभाजन हम नहीं कर सकते। अभी तक हमने जो लघुत्तम और महत्तम विस्तार पूर्वक आपको समझाया, सरल से लेकर बड़े उदाहरणों तक, अब हम लघुत्तम और महत्तम को एक गणित की बहुत अच्छी विधि जो कि अभाज्य गुणनखंड विधि या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाती है, इससे हम बड़ी संख्याओं का महत्तम और फिर लघुत्तम किस तरह से ज्ञात करेंगे ये आपको बताएंगे। एक मैं सरल उदाहरण ले रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा भी है लेकिन सरल है। 96 और 404 का HCF यानी महत्तम ज्ञात कीजिए और इसका LCM भी ज्ञात कीजिए। विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि का हम इस्तेमाल करेंगे। पहले हम इन अंकों को ध्यान से देखते हैं, 96, 96 और 404। हम उन्हीं सरल विधियों से 96 के गुणनखंड करेंगे जिस तरह से हम दूसरे छोटे अंकों के गुणनखंड करते हैं। हम पहले 96 के गुणनखंड करेंगे। 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6। इस तरह से हम 96 को बिल्कुल अंतिम अंक तक गुणनखंड के रूप में प्राप्त करेंगे। हम देखते हैं 2 5 बार आता है और 3 1 बार। हम इसे 2 का 2 में 5 बार गुणा इस तरह से भी लिख सकते हैं, गुणे। आप इसको ध्यान रखेंगे। फिर हम 404 के गुणनखंड भी इसी तरह से ज्ञात करेंगे।
अब हम इससे छोटे गुणनखंड 404 के नहीं कर सकते। 2 का 2 में 2 आना और ये सब गुणा के रूप में। हम इसे इसी तरह से लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणित 101। प्रश्न को ध्यान से देखें। 96 और 404 का HCF यानी महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। पहले हमें इन गुणनखंडों से महत्तम समापवर्त निकालना है, यानी हमें महत्तम समापवर्त की परिभाषा मन में दोहरानी पड़ेगी। महत्तम समापवर्त की परिभाषा एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे। इसका मतलब महत्तम जो है वो छोटी संख्या होगी, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ होगी और वो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करेगी। यहाँ हम ध्यान से देखते हैं, यदि हमने छोटे छोटे अंकों को देखा है तो बहुत ध्यान से हम देखेंगे। 2 जो है वो दोनों पदों में है, फिर ये 2 भी दोनों पदों में है। इसके बाद अब आगे के जितने भी गुणनखंड के पद हैं वो दूसरे अंक के गुणनखंड के पदों से नहीं मिल रहे हैं, यानी उनकी पुनरावृत्ति या वो बार बार आने की स्थिति में नहीं है। तो 2 कितने बार आया? 2 बार। ये हमारा क्या होगा परिभाषा के अनुसार? महत्तम समापवर्त्य। अब प्रश्न के मुताबिक हमने महत्तम समापवर्त्य तो ज्ञात कर लिया, लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना है। मैं आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम ज्ञात करने का सूत्र बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। हमें जो संख्याएं दी हुई हैं 96 और 404, सूत्र है संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्त। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों को हम मान लेंगे एक संख्या A है दूसरी B है, बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्त। हम लघुत्तम समापवर्त अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। किस तरह? पहले हम सूत्र देख लेते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लघुत्तम समापवर्त गुणित महत्तम समापवर्त। ज्ञात करना है हमें लघुत्तम, महत्तम हम निकाल चुके हैं, इस सूत्र में हम मान रखते हैं। 2 संख्याओं के गुणनफल को हम उनको A और B मान लेते हैं, तो A गुणित B बराबर LCM गुणित HCF। हमें ज्ञात क्या करना है? LCM। हम LCM ज्ञात करेंगे तो HCF का इन दोनों संख्याओं के गुणनफल में भाग होगा। या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, LCM बराबर A गुणित B बटे
एलसीएम ए मतलब प्रथम संख्या 96, बी मतलब द्वितीय संख्या 404 बटे एलसीएम माध्यम समापवर्त 96 गुणित 404 बटे 4। बिल्कुल आसान विधि है। 4 से हम चाहे तो 96 को कैंसिल कर सकते हैं या 404 को कैंसिल कर सकते हैं। 4 एकम 4, 0, 4 एकम 4, 96 गुणित 101। 96 में 101 का हम गुणा करते हैं। नौ 9696 हमारा लघुत्तम समवर्ती आसानी से ज्ञात हो गया। तो ये आसान विधि तो है ही, महत्वपूर्ण भी है, लेकिन इसका बहुत अधिक उपयोग आपको करना है, क्योंकि इस विधि से संबंधित 2 अंकों का प्रश्न 10वीं कक्षा के पहले अध्याय की पहली यूनिट में मुख्य रूप से पूछा जाता है, और इस प्रश्न को करने में कोई ज्यादा दिक्कत भी नहीं होती, आसानी से आपको इसके सही और पूरे अंक प्राप्त हो जाते हैं। हम एक छोटा उदाहरण और देखते हैं कि हम इससे कर सकते हैं क्या। 26 और 91 का HCF याद कीजिए, और अभाज्य गुणनखंड की विधि से इसका एलसीएम भी याद कीजिए। हम इसके गुणनखंड करेंगे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी। 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 13 के 2 गुणनखंडों के रूप में। 91 को लिख सकते हैं 7 गुणित 13 के। अब हमें सबसे पहले इसका HCF यानी महत्तम समापवर्त ज्ञात करना है। महत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए फिर वही परिभाषा याद कीजिए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त वह संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित करे। यहां पर देखिए उभयनिष्ठ कॉमन 13 है और केवल 13 ही है, तो 13 एक ऐसी संख्या होगी जो कि महत्तम होगी, जो कि 26 और 91 को पूरी तरह से विभाजित करेगी। अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम अभाज्य गुणनखंड की विधि से अभी मैंने आपको बताया 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित HCF। इसे हम 3 प्रकार से और हल कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको ध्यान रखिएगा कि यदि हमें एलसीएम निकालना है तो A गुणित B बटे HCF। यदि HCF निकालना है तो A गुणित B बटे
एलसीएम, और इसी तरह से हम दो अंकों को भी ज्ञात कर सकते हैं यदि हमें अंक पूछे जाए। लेकिन यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, केवल आपको लघुत्तम या महत्तम ज्ञात करना है। हम सूत्र यहाँ पर अप्लाई करेंगे लघुत्तम का, a गुणित b बटे HCF, a गुणित b दोनों संख्याओं का गुणनफल 26 गुणित 91 बटे 13, 13 से 26 दो बार विभाजित होगा, 2 का 91 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 9, ये लघुत्तम समापवर्त्य होगा जो कि हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और चूंकि पहली इकाई के पहले अध्याय के पाठ्यक्रम में इस भाग से 2 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस आसान प्रश्न को अच्छी तरह से बहुत सारे उदाहरणों के साथ जो कि पाठ्य पुस्तक में दिए हैं अभ्यास करके हम 2 अंकों को प्राप्त करना निश्चित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले संख्याओं के बारे में बताया कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं का ज्ञान आपको पूर्व से है। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनको सरल उदाहरणों से हमने देखा भी। इसी तरह से हमने लघुत्तम और महत्तम को बहुत सूक्ष्मता से छोटे छोटे उदाहरणों के द्वारा आपको बताया और ये बताया कि लघुत्तम और महत्तम वास्तव में क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। लघुत्तम और महत्तम की परिभाषा एक बार मैं फिर से आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं। अच्छी तरह से अभ्यास करने पर जल्दी याद हो जाए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। इसी तरह महत्तम समापवर्त्य की परिभाषा 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्त्य वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। हमने अभाज्य गुणनखंड की विधि से सबसे पहले महत्तम ज्ञात करना और फिर बहुत सरल सूत्र की सहायता से लघुत्तम ज्ञात करना सीखा। इसके उदाहरण आप लोगों को बताए जो कि आपके लिए निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण होंगे और सरल है, इसलिए इनका अभ्यास करना कोई ज्यादा कठिन नहीं है। अध्याय 1 के वास्तविक संख्याओं के दूसरे भाग में यूक्लिडियन विभाजन विधि से गुणनखंड करने को आगे बताया जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण भाग है जो कि 4 अंकों के प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। इसके बाद इसी भाग को आपको बहुत अच्छे से समझना